नमस्कार दोस्तों। आज संवाद में आपका स्वागत है। अम, आज का एपिसोड एक ऐसे मुद्दे पर है जो भारत और अमेरिका की ट्रेड और बाकी संबंधों को भी मतलब इम्पैक्ट कर रहा है। जो हम बात कर रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स और इंडिया का उसका क्या जवाब होना चाहिए। तो बेसिकली लाइक क्या इंडिया को टैरिफ्स लगाने चाहिए उल्टे, और या फिर उनको नेगोशिएट करना चाहिए। तो यही सब हम बात करेंगे कि इंडिया रिटेलिएट करेगा या समझदारी से नेगोशिएशन करेगा। ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो चलिए जो दोस्तों शुरू करते हैं। नए टैरिफ्स की बात करें अगर, तो मतलब ट्रंप बाद साहब ने जो है सारा सब देशों पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिए हैं। इंडिया पे भी जो है 26% टैरिफ्स लगा दिए हैं अक्रॉस द बोर्ड। फार्मास्यूटिकल वगैरह सब उसमें से नहीं है। तो बट काफ़ी इम्पैक्ट तो इंडिया को भी पड़ेगा। करीब 6-7 बिलियन डॉलर का तो बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट इंडिया को पड़ेगा ही। तो इंडिया के लिए अच्छा है कि अगर ये इसको निगोशिएट करके एफटीए जल्दी से जल्दी लाएं और रिटेलिटरी टैरिफ्स नहीं लगाएं, क्योंकि वो सही नहीं होता। उससे फिर जैसे हमने देखा चाइना ने लगाए रिटेलिटरी टैरिफ्स, और उसके अलावा उसके बाद ट्रंप बोल रहे हैं कि वो 104% कर देंगे। तो दिस डजंट गो एनीवेयर। इंडिया के लिए हाई इन्फ्लेशन फेस कर सकता है, ये एक है। और अगर क्रूड ऑयल या कोल जैसे प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं तो एनर्जी कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ महंगा हो सकता है। तो रिटेलिएशन से हमें ज़्यादा नुकसान होगा, ये हम मानते हैं। क्योंकि हमारा इंपोर्ट बास्केट इसेंशियली गुड्स पर आधारित है। हम एक्सपोर्ट तो कम ही करते हैं, बट इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अमेरिका के खिलाफ, मतलब अमेरिका के पर डिफरेंट है। अमेरिका को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो वही हमारे मैक्सिमम मतलब एक्सपोर्ट्स हैं। तो वो एक प्रॉब्लम तो ज़रूर है। तो आपकी बात तो सही है कि रिटेलिएशन इज आंसर और इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया क्या कोई भी कंट्री इस इकोनॉमिक सिचुएशन में करेंटली अभी भी यूएस बहुत स्ट्रांग है ग्लोबली, तो वो रिटेलिएशन इज द आंसर फॉर दिस सिचुएशन। एक एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज को ट्वीक करने की जरूरत है यहाँ पे। तो और रिटेलिएशन वगैरह की देखें या जो भी डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा अब्रोड वे में कर रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है कि इससे देखिए गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे तो और पब्लिक सेक्टर्स पे तो जो इम्पैक्ट होता है आम आदमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इसका। राइट। तो अब ऐसे ही इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है। तो अब इंडिया में तो ज्यादा ही इन्फ्लेशन है, काफी है इंडिया में ज्यादा है। पूरे एशियन कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो अब जो है जैसे क्रूड ऑयल बढ़ गया, जैसे कोल का प्राइस बढ़ गया इस टैरिफ की वजह से, तो महंगे होंगे। एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाती है, तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर इंडिया ही की हम बात करें तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। मतलब सिंपल एक पोटैटो भी अगर आप खरीदने जा रहे हो तो पोटैटो भी तो कहीं दूर से आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो रही है, पोटैटो का प्राइस भी महंगा हो जाएगा। सब कुछ सब कुछ महंगा हो रहा है उससे। तो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है और इसको देख सके समझ के गवर्नमेंट्स को हैंडल करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं टैरिफ्स कैसे इम्पैक्ट करेंगे ट्रेड को। तो शालीन, अगर ये नए टैरिफ्स लागू होते हैं तो इनका हम्म। इम्पैक्ट कुछ इस तरह से होगा। जैसे यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया जो हैं वो करीब $41 बिलियन हैं, जिसमें क्रूड ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम है, मतलब क्रूड है जो 12 बिलियन के करीब है। पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स हैं जो $5 बिलियन के करीब है। मशीनरी है जो $3 बिलियन के करीब है आई थिंक। और एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट जो बाकी चीज़ें हैं वो 3 बिलियन के करीब हैं। और फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह जो 2 बिलियन के करीब है। और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है यूएस को वो करीब $87 बिलियन है, जिसमें मेनली फार्मास्यूटिकल्स हैं जो आई थिंक $12 बिलियन के करीब इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है करीब $14 बिलियन के।
डायमंड एंड प्रेशियस स्टोन्स जो मतलब पॉलिश्ड वगैरह जो होते हैं वो 11 बिलियन डॉलर्स आई थिंक। और मशीनरी एंड बॉयलर्स भी एक कैटेगरी है जो 7 बिलियन डॉलर्स के करीब है। और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो 3.6 के बिलियन डॉलर के करीब है। तो अगर टैरिफ्स बढ़ते हैं तो क्रूड ऑयल और कोल जैसे इंपोर्ट्स महंगे बढ़ेंगे, और जो डायरेक्टली एनर्जी कॉस्ट को इम्पैक्ट तो करेंगे ही ना। देखिए रमेश, आंसर मैं मतलब आपकी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर डेफिनेटली यस, बट एक चीज़ और है कि पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का रूट कॉज तो यहीं पे है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आपने डिफाइन किया है इसको। तो अगर आप देखो इसमें एक चीज़ और हम शेयर कर सकते थे यहाँ पे कि जैसे अब यूएस का इंडिया पे एक्सपोर्ट का जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है 41.8 बिलियन डॉलर, राइट। इंडिया यूएस को 41.8 बिलियन भेजता है एक्सपोर्ट पे, और नहीं नहीं, इन इम्पोर्ट करता है। इंपोर्ट फोर्टी करता, एट सॉरी, बिलियन 87 यूएस एक्सपोर्ट करता करता है इंडिया को, और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है यूएस को वो ऑलमोस्ट डबल है उसका, राइट। और टैरिफ इंडिया ज्यादा लगाता है। है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, तो पैनिक जो है, हो हल्ला है, वन साइडेड, अननोन चीजों को, पूरी चीजों को ट्रांसपेरेंट न रखते हुए शोर ज्यादा है। तो मतलब जो है, और सिर्फ देखिए हम इंडियन है, हमारा 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 मतलब बाई रूट तो हम इंडियन है, तो अब तो यहाँ हो गए, तो हमें सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हमारे अपने देश के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, इकोनॉमी एस्पेक्ट से देखा जाए, तो देखो दिस इज नॉट अ फेयर डील, और ये इतने सालों से होता आ रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा और स्टडी करने की जरूरत है कि जो जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे यूएस की क्रूड पेट्रोलियम है, पर्ल है, मशीनरी है, एयरक्राफ्ट है, डिफेंस के हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, कितना यूएस टैरिफ चार्ज करता है, कंपेयर करें। और फार्मास्यूटिकल्स है इंडिया की, अब जैसे फार्मास्यूटिकल इज एग्जेम्प्ट, स्टिल एग्जेम्प्टेड, राइट, ट्रम्प के टैरिफ प्लान से। हाँ। तो मुझे नहीं लगता इंडिया पे बहुत ज्यादा अ, नहीं, अ, 5-6 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट बोल रहे हैं। अरे बोल रहे हैं तो जो कैटेगरी टू कैटेगरी, देखिए बोलने को कुछ भी होता है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चलती है। नहीं तो नहीं, मतलब वो तो इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं ना, मतलब वो तो तो वो मतलब उन्होंने मुझे कैलकुलेट किया होगा ना कि भाई किस पे इम्पोर्ट है क्या है। कैटेगरी टू बट कैटेगरी, कैटेगरी टू कैटेगरी कंपेयर करने की जरूरत है, और उसका एक इंडिया को, जो इनकम्बेंट कंट्री होती है, अभी यूएस तो वो ऊपर बैठा है थोड़ा सा, तो अब जो जो दूसरी ट्रांजेक्शन के पे जो इम्पैक्टेड कंट्री है, उनको अपनी टैरिफ प्लान को ट्वीक करने की जरूरत है, राइट। और देखिए महंगाई तो बढ़ेगी और ये मिस्टर ट्रम्प ऐसे हैं कि हालांकि वो इस सिचुएशन को थोड़ा डिफरेंटली हैंडल कर सकते थे, उनका इंटेंशन जो है मैं तो कहूंगा यूएस के लिए ठीक है, लेकिन वो जो है इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी रॉ नहीं, एंड यूएस वेरी के लिए रॉन्ग। ठीक नहीं है एक्चुअली, क्योंकि तुम अगर इम्पोर्ट करोगे तो कौन उसका कॉस्ट भरेगा? तो कॉस्ट तो जनता ही भरेगी ना। भाई देखने में सुनने में अच्छा लगता है कि अरे ट्रम्प ने जो है 40% टैरिफ्स लगा दिए, ये 500 बिलियन डॉलर और कर दिए। कहाँ से आएगा वो 500 बिलियन? क्या अपना कहते हैं एक्सपोर्टर्स देंगे? वो तो देगी तो जनता ही ना। तो जनता का तो पिसेगी दोनों तरफ से। हाँ, उसके सपोर्टर्स जरूर कहेंगे कि भाई अरे क्या बात है, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बट पिसेगी तो जनता ही। नहीं, वो जो आप कह रहे हो वो एक साइड ऑफ पार्ट है। देखिए प्रमेश, क्या होता है कि जब अगर आपकी आपके देश में पैसा आता है, राइट, तो फिर उस मनी को जनता के वेलफेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल होता है। भैया अगर वो मेरे, इस्तेमाल न करें, वो वेलफेयर मेरे को कहाँ से होगा? कंप्लीट तुम करने मेडिकेल दो। काट रहे हो, तुम मेडिकेड काट रहे हो, सारा तो तुमने सोशल सिक्योरिटी के काटने को तैयार कर रहे हो, और तुम सारे तुमने जो है फेडरल वर्कर्स को निकाल दिया, तो कहाँ से तुम वेलफेयर कर रहे हो? तो वेलफेयर मानता हूँ अगर वेलफेयर पर लगाया जाए, या बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर ये हाँ, तो वेलफेयर कर ही नहीं रहे ना। वो तो देखने वाली बात है ना, वो आगे क्या होता है। तो पहले तो स्टेप नंबर वन है कि इसको फिक्स तो करना पड़ेगा। तो दूसरी बात जो है कि जैसे जो रिसीविंग कंट्री है, अभी जैसे मलेशिया स्टेटमेंट दे रहा है, और तुम्हारा इसमें कौन सा एक और कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की, मैं भूल गया नाम, अभी सुबह ही देख रहा था मैं स्टेटमेंट, दे आर विलिंग टू निगोशिएट, बहुत सारे कंट्री दे आर विलिंग टू निगोशिएट, वो राइट। तो करेंगे, दैट इज ट्रू। बट इनको एक्चुअली करना क्या चाहता कि दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी कि भाई तुम जो है, मैं ट्रम्प मतलब बोलते हैं अगर
कि मैं जो है टैरिफ्स लगा दूंगा, ये लगा दूंगा। इनके नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स के लिए अच्छा था, हाँ बट उसको एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट करना अच्छा नहीं है। हाँ, वही ही वही शुड तो हैव। मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी इज गुड बट इम्प्लीमेंटेशन इज हाँ वेरी रॉन्ग। एग्जैक्टली, क्योंकि ही शुड हैव सेड कि मैं 3 महीने में या 2 महीने में लगा दूंगा, अनटिल अनलेस तुम जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करो या मतलब अपने टैरिफ्स कम करो। तो दैट शुड हैव बीन अ नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स। बट जो है वही ना, अनफॉर्चुनेटली तुम जो है रेटोरिक में बह जाते हो। तुम्हारे जो है आसपास जो लोग हैं वो तुम्हें गलत सलाह देते हैं, और फिर तुम जो है इम्प्लीमेंट कर देते हो। हाँ, और अभी वो इम्प्लीमेंटेशन इज रॉन्ग, वो तो है ही, एग्जैक्टली। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी रफ। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर स्पेसिफिक, जैसे इसमें अगर कि इंडिया मतलब कैसे कर सकता है। अगर जैसे हम कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लेने पड़े अगर, तो उनको इंडिया क्या कर सकता है? एक तो नेगोशिएशन पे जोर देना चाहिए। यूएस को दिखलाना होगा कि हम ट्रेड इम्बैलेंस रिड्यूस करने के लिए रेडी हैं। लग्जरी गुड्स जैसे प्रीमियम अल्कोहल या फिर नीश प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे, उस पर टैरिफ्स रिड्यूस करने के लिए एक ऑप्शन है। देखिए वैसे भी जो है अल्कोहल वगैरह पे तुम जो है 150% अगर टैरिफ्स लगा रहे हो, तो दैट इज इनसेन थिंग ना इंडिया की तरफ से। तो उसको अगर तुम कम भी कर दोगे, कितने लोग मतलब प्रीमियम अल्कोहल पीते हैं इंडिया में यार, उसका मतलब इम्पैक्ट कितना होगा? तो वो ऑप्टिक्स के लिए एक्चुअली इंडिया के लिए अच्छा है कि वो कम कर दें, हार्ली डेविडसन में इम्पैक्ट कम कर दें। जो ये ट्रम्प मतलब बोलते हैं कि हार्ली और तुम्हारे कौन सी है वो जो यहाँ की फेमस है यार, वो केंटकी की कौन सी है बर्बन जो बहुत चलती है, वो दारू, वो जो जिसपे वो टैक्स की बात करते हैं, मैं भूल गया उसका नाम। अम, उस पे अगर टैक्स कम कर देंगे तो हम्म। मतलब ये सब जो है मतलब अल्कोहल पे कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर का अपना लेवरेज लो। वो क्या है, इंडिया के मतलब यूएस क्या एक्सपोर्ट करता है? यूएस तो कॉर्न और ये सोया वगैरह इनके साथ अलावा क्या मतलब बहुत ही कम चीजें हैं ना जो करता है। तो बाकी इंडिया को एक्चुअली ज़्यादा फायदा है इसमें। इसलिए एफटीए पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, एग्रेसिवली परस्यू करना चाहिए, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सर्विसेज को प्रमोट करना चाहिए। फिर इनको लेवरेज करना चाहिए इंडिया की जो स्ट्रेंथ्स है, जैसे यूएक्स एक्सपोर्ट में हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स, जैसे पैकेज गुड्स हैं, डायमंड्स है, इस पे फोकस करो। यूएस एक्सपोर्ट्स में जैसे सोयाबीन और कॉर्न जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डोमिनेट करते हैं, जिनकी मतलब इंडिया में बहुत लिमिटेड डिमांड है ना। तो एग्रीकल्चर पे तुम खोल दो यूएस के साथ। यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा? कुछ भी नहीं। सबके साथ मत करो, पर एटलीस्ट यूएस के साथ तो तुम कर ही सकते हो ना। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, रिन्यूएबल एनर्जी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करके क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी जो है तुम मे बी क्रूड ऑयल थोड़ा जो है यूएस से ज़्यादा खरीद सकते हो, डिफेंस ज़्यादा खरीद सकते हो, जिससे तुम्हारा ट्रेड डेफिसिट यूएस के साथ कम होगा, उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये एक्शन आइटम किस पे मतलब इंडिया के करना लिए है? मतलब इंडिया को ऐसा करना चाहिए। हाँ, तो इसी तरीके से सभी सभी कंट्रीज का भी है नहीं। नहीं, हम तो मतलब इंडिया से हमें हाँ, मतलब है ना मेनली। तो मतलब मुझे जो लगता है कि हल्ला ज्यादा है, और अ, मतलब उस पर, और जैसे अभी मोदी आए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ अकेले नहीं आते, गवर्नमेंट के सारे की स्टेक होल्डर आते हैं, सब आते हैं, और उसी समय ये टैरिफ की बात हुई थी। इफ आई रिमेम्बर न्यूज करेक्टली, अगेन इन हिज वेरी रॉ मैनर, अनपॉलिश्ड मैनर, उसने स्टेज पे ही बोला था कि इंडिया इज वेरी रिच कंट्री, वी आर गोइंग टू put it some tariff plan there because we are putting on every other country। और तो मैंने बोला था, तो हमें क्या लगता है कि निगोशिएशन वहां पे स्टार्ट नहीं हुआ था, या निगोशिएशन का स्कोप वहां पे नहीं, डिफाइन इंडिया नहीं ने हुआ तो था। पहले ही एक्चुअली नेगोशिएशन चालू कर दिए थे ना। तो इंडिया एग्जैक्टली। इज मच अहेड एक्चुअली, क्योंकि ये बात तो कर रहे हैं कि सितंबर तक हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट आ जाएगा जिसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनिशियल ट्रीटी, विच इज गुड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो आई थिंक शोर ज्यादा होने लगा है। उसका उसका रीजन जो मुझे जो लगता है कि ये द वे इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ग्लोब, और मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से शोर ज्यादा है।
और आई थिंक जैसे अब इंडिया ही की हम बात करें तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज डेलीगेट्स व्हेन विजिटेड यूएस, तो या तो इंडिया की ओर से एक थॉरो स्टेटमेंट आना चाहिए था या यूएस की ओर से या दोनों की ओर से कंबाइंड स्टेटमेंट आना चाहिए था। दे आर गोइंग टू बी वही है एक्चुअली, इनको ना थोड़ा यूनिफाइंग। नेगोशिएट करके तो ट्रम्प भाई साहब को भी थोड़ा मतलब एक्चुअली करना चाहिए मैं कि तो हम दोनों इंडिया के जैसे। दोनों दोनों को बोल रहा हूँ कि एक कॉमन हाँ। स्टेटमेंट इशू करो कि भाई यूएस इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट and it need to be revisited or we have a deadline till September। एक deadline दो और तब तक जो है ये रिविजिट होगा कॉमन एफटीए के एग्रीमेंट के थ्रू, ये फाइनलाइज हो जाएगा, नहीं, तुम रिवाइज या तो होगा। ऐसे कर सकते थे ना कि भाई इंडिया के साथ जैसे तुम्हारा नेगोशिएशन हो रहा है, तुम एक बेट देने के लिए लोगों को बोल सकते थे कि हम इंडिया पे टैरिफ्स नहीं लगा रहे क्योंकि हम उनसे बात कर रहे हैं। तो ये सब तुम कर सकते थे ना कि बाकी, ताकि तुम बाकी लोगों से भी मतलब बात करके कर सको। तो ये आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है। एक्चुअली नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स मतलब करनी चाहिए थी इनको, बट वही है, इम्प्लीमेंटेशन गलत है क्योंकि मैं तो टैरिफ्स इज। देखिए दोनों कंट्री को बोलूंगा मैं यहाँ पे कि दोनों क्यों नहीं जॉइंट स्टेटमेंट देते हो। हाँ, और इंडिया को भी अपने टैरिफ्स कम करने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ तो मतलब दोनों को हम इंडियंस बोलूंगा। इसकी वजह से नहीं है कि हम बोले कि इंडिया जो कर रहा है वो सही है, क्योंकि इंडिया के टैरिफ्स जो है हाईएस्ट हैं वर्ल्ड में, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके कई रीजन है, मतलब इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, उसको थोड़ा तुम्हें अपने फॉरेन एक्सचेंज प्रिजर्व करनी पड़ेगी। बट ये है कि मतलब थोड़ा सा आज की ग्लोबल अब इकोनॉमी में तुम ये सब नहीं कर सकते, अब थोड़ा वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अब वो सब तो यार वो इंडिया की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है ना, जेन्युइन वही प्रॉब्लम ना है प्रॉब्लम लेकिन है ना इंडिया में। हाँ जेन्युइन है बट इंटरनल प्रॉब्लम है ना, उसमें हम क्या हाँ, कर सकते हैं। उसमें ग्लोबल तुम्हें कोई साथ नहीं देगा ना, तुम कोई नहीं अकेले साथ में क्या। देता, वो चैरिटी करने के लिए तो कोई है नहीं भाई, अनफॉर्चुनेट सही है ये। बात। तो अब ये है कि दोनों कंट्री को उठ के साथ करना चाहिए था। अभी भी मेरे को यही लग रहा है, अभी भी आज की डेट में, दो today's global market is a little bit positive, sentiment बाउंस बैक कर रहा है, लेकिन किसी भी कंट्री की को ले लो, किसी भी कंट्री के हेड मिल के यूएस के साथ या अलग अलग एक जॉइंट स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। तो हाँ, वही चीज है ना, एक्चुअली ये सब जो है ना गैंग अप कर रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ, वो विच इज होगा नहीं ऑल्सो यार। रॉन्ग बिकॉज दे शुड एक्चुअली नेगोशिएट। एंड ग्लोबल ट्रेड को इस समय डिस्टर्ब करना बहुत गलत है। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने गलत किया है, बट उसके लिए ये थोड़ी कि टू टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट ना। तुम भी जो है गलत करो तो फिर सब सही है। तो इसलिए जो है तुम मतलब अपना, अब बाकी लोगों को तो अपनी समझदारी से करके काम अपना इनसे नेगोशिएट करके अपने टैरिफ्स कम कर लो, 2-3 महीने की बात है। उसमें तुम अगर अपना कर दोगे तो सही है, क्या है इसमें। अब देखो चक्कर क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज निगोशिएशन टेबल पे आते जा रहे हैं। वो तो आएंगी ही, उसमें कोई हाँ डाउट नहीं है। लेकिन चक्कर क्या है कि किसी को स्टेटमेंट नहीं देना। तो मतलब हमको देखना चाहिए, मतलब मैं तो एज एंड यूजर, मेरा क्वेश्चन ये है, और हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो मेरा इंडियन लीडरशिप से भी क्वेश्चन है, मेरा यूएस लीडरशिप से भी क्वेश्चन है कि व्हाई यू गाइस आर नॉट मेकिंग एन ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड एंड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर डेडलाइन कि अब बाय हम्म। अक्टूबर वी विल बी एबल नहीं, टू वो तो रिजॉल्व खैर इट। बोल रहे हैं कि सितंबर से बोल रहे हैं कि मतलब हम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने वो तो बोला है खैर। हाँ तो बट ये है कि मतलब अभी थोड़ा मतलब खैर स्थिति थोड़ी डाइसी ही है, मतलब थोड़ा थोड़ी प्रेसिडेंट मतलब ट्रम्प ऐसी को है भी। बने, देखिए ग्लोबली कितना पैसा लुट गया, हाँ, सिक्स हाँ, हाँ, ट्रिलियन डॉलर समझ में, इतनी बड़ी तो इकॉनमी नहीं है हमारे इंडिया की। सही बात है। तो इतना पैसा लुट गया, तो इस तरह को ये दिस रेस क्वेश्चन नॉट ओनली टू मिस्टर ट्रम्प आल्सो अदर ग्लोबल लीडर्स आल्सो, राइट? सो व्हाट, मतलब कन्फ्रंट्रेशन से खैर कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने नेगोशिएशन वाला करो और सब बोलो कि भाई तुम जो है इसको डिले कर दो तुम्हें 2 महीने के लिए, तो लेट्स टॉक इन दैट मीन टाइम। तो आई थिंक मे बी प्रेसिडेंट ट्रम्प विल लिसन टू रीजन, होपफुली। हाँ वो इंसान ही है, क्यों नहीं लिसन करेगा, सब सब करते हैं यार, मतलब खैर ऐसा जो करेगा। भी है, लेट्स सी कि क्या होता है, क्या टर्मोइल इसका क्या आगे शेप होता है। हम आपसे फिर जुड़ेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक अपने ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें, आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए नमस्कार।